बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर, पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल तेज़ हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया और उनके कोर्ट मार्शल का ऐलान कर दिया गया। ISPR की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतअद्दिद मौक़े पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के वाक़यात भी साबित हुए। उस प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, उस बयान के मुताबिक ISPR ने यह भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया है और उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब इंज़बाती कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, पाक फौज के इस अमल को सेनेटर फैसल वावडा ने काबिल तहसीन करार दिया और उन्होंने ये कहा कि इससे साबित हो गया कि पाक फौज में एहतसाब का निज़ाम बहुत मजबूत है। इसी से मुतालिक आज का हमारा पहला बड़ा सवाल होगा। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल कितना काबिल तहसीन। मेरे साथ जो पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवा दूँ। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और इलियास साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ। चूँकि बहुत सारे अहम मामलात जो ISPR का बयान, सबसे बड़ा टॉप सिटी के मामलात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहकीकात अमल से गुजरने के बाद उनको तहवील में ले लिया गया, और भी बहुत सारे मामलात जो उनकी रिटायरमेंट के बाद कहा जा रहा है। ज़ाहिर है सियासी अमूर में मदाखलत भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो सकता है। तो आपके ख्याल में ये कितना अहम है इनको तहवील में लिया जाना, और इसका पैगाम कितना मौसर जाएगा आपके ख्याल में? दुआ, सबसे पहले तो पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल जो है ये चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हुआ है, इससे पहले भी हुआ। लेकिन मेरे ख्याल में जो फैज़ हमीद साहब हैं उनका नाम इतना बड़ा था जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी खबर बन रही है। आप देखें 2006 में जब राहिल शरीफ थे आर्मी चीफ, उस वक्त 11 जो है वो सीनियर फौजी अफसरान के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई थी, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल भी शामिल थे, और उनके खिलाफ करप्शन के ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई थी। उसके बाद आप देखें 2019 में भी जब जो उस वक्त फॉर्मर ISI चीफ थे असद दुरानी, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई थी, जब उन्होंने रॉ के फॉर्मर चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी। फिर 2019 में ही आप देखें दोबारा जो है वो कई जो फौजी अफसरान थे उनके खिलाफ, बल्कि एक जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनके खिलाफ जो है वो हसास जो मालूमात हैं उनको लीक करने के इल्ज़ाम में उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई, और उनके साथ एक ब्रिगेडियर को जो है वो सजाए मौत दी गई। और फिर आप इसी जून 2023 में देख लें, पिछले साल जब जो है वो सीनियर आर्मी के अफसरान को ओहदों से हटाया गया, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया, कई के खिलाफ दीगर जो है वो तादीबी कार्रवाइयाँ की गई। तो ये एहतसाबी अमल, खुद एहतसाबी का अमल तो फौज में जो है वो चलता चला आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट करने की है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की एक जो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे और सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की तामील में ये किया गया, तो ये मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ जिसकी बारहा बात करते चले आ रहे हैं कि मुल्क में एक जमहूरियत के लिए रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो ऐसे होना चाहिए कि कोई भी इदारा जो है उससे बालातर नहीं है। तो आज की ये जो कार्रवाई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब के खिलाफ की गई, फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ की गई, तो ये रूल ऑफ लॉ के लिए तो एक बहुत जो है बहुत एक अच्छा मैसेज जो है वो बाहर जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखें, सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की तामील में एक फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल होना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा है कि फॉर्मर ISI चीफ के खिलाफ जो है वो कोर्ट मार्शल की जो कार्रवाई है वो की गई। इसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने और भी फैसले दे रखे हैं, देखें ये फैसला
और फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा जो कि रिजर्व सीट के जो केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 8 जजेस का फैसला है, उन 8 जजेस के फैसले को यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ये, अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, आपकी फौज जो है वो आला अदलिया के सामने उनके हुक्म की तामील कर रही है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को भी ये, अगर फौज एक प्रेसिडेंट सेट कर रही है कि हम रूल ऑफ लॉ, हम कानून की अमलदारी, हम अदलिया का एहतराम करते हैं, तो यहां पे फिर इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि 8 जजेस ने जो फैसला दे रखा है उस फैसले को न मानने के लिए तरह तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं। कभी जो है वो पार्लियामान से उस जो है वो कानून साजी कर ली जाती है, कभी जो है उस पार्टी को जो है वो बैन करने की बातें की जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि ये एस्टैब्लिश करे कि रूल ऑफ लॉ, अदलिया, कानून की हुक्मरानी, इसके सामने सब, अगर फौज उसके सामने जो है वो सर तस्लीम खम कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी अदलिया का एहतराम करे और अदलिया के फैसलों के सामने सर तस्लीम खम करे। जी आमिर साहब, लेकिन इस वक्त हो तो ऑपोजिट रहा है। अब जिसके खिलाफ फैसला आता है, अगर सियासी जमातों की बात करें तो वो अदालत पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, जजेस जो फैसला जजेस साहिबान लिखते हैं उन पर भी आपको पता है किस तरह की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारा बुनियादी सवाल, सियासी मामलात में मुदाखला, ज़ाती करप्शन, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, अब ये बहुत सारे ऐसे मामलात, लेकिन ये गैर मामूली वाक़या है जिन ओहदों पर वो फाइज रहे और बहुत दफ़ा उनका नाम सियासी मुदाखलत में भी आया। चूँकि अब ये एस्टैब्लिशमेंट फ़ौज वाज़े कर चुकी है वो ये पॉलिटिकल है, तो आप ये एहतसाब के म्यार को किस तरह से देखते हैं और आइंदा के लिए क्या आपको लगता है ये एक सबक होगा? आपने जो सवाल किया उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन नवीद साहब ने जहाँ बात छोड़ी वहीं से शुरू करता हूँ कि जब फ़ौज मानती है तो फ़ौज के DGISPR फ़ौज का ऐलान बताते हैं कि हमें अदलिया से शिकायत है और बबांगे दहल कहते हैं। ये तमाम वीडियो एविडेंस मौजूद हैं कि बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि आज हम कैंट में घुस गए हैं, हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं, हम GHQ जा रहे हैं, सबकी जमानतें हो गई। आपको किस किस्म के एविडेंस चाहिए? यही अदलिया है ना जिससे फौज गिला कर रही है। अगर फौज मान भी रही है तो फौज गिला भी उन्हीं से कर रही है, मेरे और आपसे तो नहीं गिला कर रही कि जमानत पे जमानत, जमानत पे जमानत, दर्जनों जमानतें। 9 मई के ऊपर ही आएगा जब ये जनरल फैज हमीद का कजिया खुलेगा ना सारे का सारा। वो जो कहा गया ना कि पोस्ट रिटायरमेंट, आप देखें 17 अप्रैल को मैंने ये खबर अपने टीवी पे खुद ब्रेक की थी 2024 को कि आर्मी ने इनिशिएट कर दिया जनरल फैज हमीद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एक इंक्वायरी। आज उस इंक्वायरी को यानी 3 महीने 25 दिन बाद उसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तब्दील कर दिया गया है। अब बाज़ाब्ता उनको यूनिफॉर्म पहनाया जाएगा। जो जनरल राइल शरीफ ने किया था ना, वो NLC में करप्शन थी, वो पैसे स्टॉक एक्सचेंज में डबोए थे, मुख्तलिफ जगहों पे उन जनरल्स ने किए थे और चौधरी निसार की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी और वो बार बार प्रेशर दे रहे थे कि आप इसका हिसाब कीजिए कि सिविलियन इदारे में बैठ के आके इन्होंने पैसे उड़ाए हैं। वो सजाएं उसके ऊपर हुई थी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। और उस वक्त पहली दफा आज की इस रिसेंट हिस्ट्री में यह सामने आया था कि जब कोर्ट मार्शल होता है तो रिटायर्ड लोगों को यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। यही काम जनरल फैज हमीद के साथ होने जा रहा है, क्योंकि अब उनके जो प्रेस रिलीज आ जाई है वो ये है कि जी एक तो वो यूनिफॉर्म में थे और वो उस वक्त इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल में थे। देखिए ना, इमरान खान प्रोजेक्ट पे तो आप जितनी दफ़ा मर्जी बात कर लें कि वो जनरल पासा से शुरू हुआ था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम धरने लेके आए थे, वो जनरल ज़हीर की वीडियो भी आ गई कि हमने थर्ड पार्टी लॉन्च की इसीलिए ताकि इन 2 से हमारी जान छूट जाए। वो फौज का था, फौज के ही जो उस वक्त DGISPR थे जनरल इफ्तिखार और DGISI नदीम अंजुम ने बैठ के कहा था कि हम पीछे हट रहे हैं, हम अब आपको एतमाद का वोट नहीं देंगे, आप अपना काम कीजिए, हमें अपने काम करने दें। और आप बार बार कहते हैं कि जनाब हमें वोट भी दिलवाएं, हमारे कानून भी पास कराएं। तो फौज ने बड़ी कोशिश की। फिर 9 मई पे जिसका हवाला अभी नवीद साहब कह रहे थे कि उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को सजा दी, अपने मेजर जनरल्स को सजा दी, ब्रिगेडियर्स को दी, इसीलिए दी कि डिसिप्लिन जहां पे ब्रीच हुआ, जहां फौज के नज्म जब्त में खलल आया, उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, जमानतें और मुंह चढ़ाया जाता है, फिक्रे कहे जाते हैं, कसे जाते हैं फौज के ऊपर। आज हालत यह है कि शहीद आ जाए तो उसकी बॉडी के ऊपर रोलिंग है, जिसको फिर ISPR ने और प्रेस रिलीजों में कोर कमांडर्स की कहा गया
कि ये डिजिटल दहशतगर्दी शुरू हो गई है, कि हमारे लोगों के जहन खराब किए गए कि फौज है जो सारा फितना है। ये फितने ने फितने पैदा किए, जिसको वो कहते हैं कि ये फितना पार्टी है। तो फौज की अगर इतनी बात माननी है तो पूरी बात को पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखना होगा। और जब अदलिया के जज कहते हैं, 14 जज कहते हैं कि अदलिया भी आइन और कानून से बाहर जाके फैसला नहीं दे सकती, जब आप आइन के फैसले को आइन से हट के शिके बगैर अनाउंस किए मुअत्तल करेंगे, 184(3) में जाए बगैर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को लागू किए बगैर 187 में पूरा इंसाफ सिर्फ एक पार्टी को देने जाएंगे, जब आप ऑब्जर्वेशन दे रहे हो 2018 के इलेक्शन में यही कुछ हुआ जो 2024 में हुआ, तो फिर पूरा इंसाफ यही था कि फिर सारों को बुलाते, फिर सबके लिए इंसाफ मुहैया करते, किसी एक के लिए ना करते। इसीलिए उंगली उठती है। तो चलें, अच्छी बात है, आर्मी भी एहतसाब कर रही है। यही मंसूर अली शाह साहब थे जो नैब का केस अभी रिजर्व है, 30 जून से जजमेंट रिजर्व पड़ी हुई है, वो आए तो वो कहते थे रिटायर्ड जज और जर्नैल को भी नैब के उसमें लेके आए। ये कोई मुबर्रा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी बहस शुरू हुई है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट निकलना चाहिए। जो फितना फैला रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए, जो डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी भरपूर एक्शन होना चाहिए। जहां एक सिटिंग DGISI अगर इख्तियारात से गलत इस्तेमाल करते हुए आज फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में आ रहे हैं, तो मीडिया हो या कोई और सिविलियन इदारे हो या जो किसी के आइन का हलफ उसकी खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो उन सबको भी कटहरे में आना चाहिए। जी आया साहब, पॉजिटिव स्टेप ये समझा जाएगा और ये कितना काबिल तहसीन है, और ख़ासतौर पर सियासी तौर पर, क्योंकि उनका नाम बहुत ज़्यादा सियासत में मुदाखलत के तौर पर भी आता रहा। 2017 से 2019 PMLN को भी शिकवे शिकायत रहे कि इंतकामी सियासत में इनका नाम है। फिर बानी PTI भी बहुत दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं और उनकी ख्वाहिश भी थी कि उनकी जॉब को भी एक्सटेंड किया जाए। यानी बहुत सारे ऐसे मामला थे। तो आपको क्या लगता है सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे? और ये खुद एहतसाबी का अमल चूँकि फौज में मौजूद है और इस तरह उसका इजहार, चूँकि इनके ओहदे बहुत बड़े रहे, बड़े ओहदों पर ये फाइज रहे, कितना आप समझते हैं कि एहतसाब के म्यार को बढ़ाएगा? देखिए, ये अच्छा या बड़ा नहीं, ये मेरे हिसाब से एक तारीखी फैसला है, अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब ये माजी में जो मिसालें आप जितनी मर्जी दे दें हुआ होगा, अभी एक ऐसे DGISI को जिसको मतलब इमीडिएट पहले वो रिटायर हुआ, भी टाइम नहीं हुआ, उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हो जाना, और फिर फैज़ हमीद जिसका नाम बहुत अभी रिसेंटली आपको याद होगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि फैज़ हमीद के घर मेरी मुलाकात हुई थी जिसमें तय किया गया था रिजीम चेंज का, और बहुत सी चीज़ें चलती रही हैं। कुछ लोग कहते रहे कि जी कोई पता नहीं PTI और इमरान खान के खिलाफ इन्होंने सबूत भी पेश कर दिए हैं। आई डोंट नो, मतलब वो ज़ाहिर है फिर हेर से तो बहुत हो जाती है इन मामलों में। ये भी इस दौर में पहली बार हुआ, कोर्ट मार्शल होते रहे, कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को हथकड़ियाँ लगी हमने देखी, अदालत में पेश किया गया। ये इससे पहले तो नहीं हुआ। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। बहुत एक रोशन मिसालें कायम हो रही हैं मेरे हिसाब से, कि आज एक साबिक DGISI के खिलाफ हुआ है, कल को अगर कोई आर्मी चीफ इस हद तक जाता है तो उसके खिलाफ भी, जब वो नहीं रहेगा आर्मी चीफ, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। और वो रूल ऑफ लॉ की जो बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये हो रहा है, दिस इज़ वेरी गुड। PMLN की आपने बात की, वो तो आज मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। PTI वाले थोड़े मुझे परेशान लग रहे हैं, वो लगता है कि शायद उनको कोई दुख हुआ है या कोई सदमे की कैफियत लग रही है। आई डोंट नो व्हाई। इस पर सबको खुश होना चाहिए। फौज ने इस लेवल पे जब एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस मुल्क के लिए। और ये चीज़ें ज़ाहिर है एक चीज़ एक बार नहीं होती दुआ, चीज़ें आगे बढ़नी होती हैं, एवोल्यूशन होती है। आज एक है, कल दो होंगे, कल चार होंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज़ें ज़ाहिर है किसी मुल्क के लिए, एक जमहूरी मुल्क के लिए जिसमें आइन और कानून की बालादस्ती हो, तो उसकी तरफ बहुत बड़ा कदम मुझे नज़र आ रहा है कि कल को हमें नज़र आएगा कि जी इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती किस तरह होती है। आज डिवीज़न बहुत मुझे नज़र आ रही है। ओकाई साहब के आज का वो जो उन्होंने वो लिखा है फैसला, उसमें भी मुझे नज़र आ रहा था आजकल ऐसे लग रहा है कि जैसे जजेस एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, को कोसने दे रहे हैं। वो कुछ खवातीन वाली सिचुएशन बनी हुई है मेरे हिसाब से। सर अब आज के बाद आप खवातीन वाली नहीं कह सकेंगे, मर्द हैं जजेस,
अगर वो कोसने दे रहे हैं तो मतलब मर्द भी दे सकते हैं। मतलब मैं ये कह देता हूँ सॉरी कि मर्दों वाली सिचुएशन बनी हुई है कि एक दूसरे को इस हद तक वो ताने दे रहे हैं, कोसने दे रहे हैं। हमें बजाय है इसमें जेंडर में नहीं पढ़ना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक मेरी तस्दीक कर दी फौरी तौर पे। नहीं मैं अपना मुकदमा लड़ा सर। नहीं, ये भी एवोल्यूशन है। आपने मुकदमा ठीक लड़ा है, क्योंकि जाहिर है मर्द में भी वही खामियां होती हैं जो किसी खातून में हो सकती हैं, इसलिए दोनों एक जैसे होते हैं इन मामलों में। तो ये अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं कि ये कोई रिफाइन होके जब हमारे सामने आएंगी तो शायद हम बदल चुके हों, शायद ये मुल्क बदल चुका हो। बार बार मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना करे यहाँ को वैसी सिचुएशन पैदा हो जैसे बांग्लादेश में हुई। तो बेहतर यही होता है कि अपनी गलतियों से, माजी की गलतियों से सबक सीख के चीज़ों को सीधा करके ठीक करके आगे बढ़ा जाए, और वही कौमें दुनिया में तरक्की भी करती हैं और उनका नाम भी होता है। वरना उस तो बेशुमार कौमें ऐसी थीं जिनका आज नाम भी नहीं लेता। जी फैसल साहब, आप समझते हैं ये पॉजिटिव स्टेप है जो अयाज साहब भी बात करें कि माजी की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, और कितना काबिल तहसीन आप ये अमल समझते हैं? क्या ये फ़ौज की तरफ से एक ये पैगाम भी है कि कोई कितने भी बड़े ओहदे पर हो, अगर वो गलत करेगा तो सज़ा उसके लिए भी है? फैसल साहब। पॉजिटिव तो जाहिर है सभी समझ रहे हैं, और है भी जो है पॉजिटिव है। जो प्रेस रिलीज फ़ौज की तरफ से जारी हुई है उसका जो दूसरा पैराग्राफ है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो आर्मी एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी के जो है मरतकब हो रहे थे। अब वो उसकी नौयत क्या थी उसकी तो आज़ाद नहीं है, लेकिन एक अमूमी तासुर हम ये कायम कर सकते हैं कि शायद वो कुछ सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस हो रहे थे अपने गुमान की बुनियाद पर, क्या शायद वो किसी सियासी पार्टी की पसे पर्दा रह के कोई बयानियाँ बना रहे थे या हिमायत कर रहे थे या उनके लिए कोई लॉबिंग कर रहे थे, शायद ये मामला होगा। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आया था, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से पहले अगर हम इमरान खान साहब की हुकूमत की बात करें, इनकी आवाज़ बहुत लो आ रही है फैसल साहब। जी ये फैसल साहब का ऑडियो लेवल बढ़ा दें जी। वो फायर वॉल के असरात आ रहे होंगे मेरे ख्याल में। तो देखिए वो बहुत शरारती हैं यार। जो इमरान खान की हुकूमत के बारे में भी अमूमी तासुर ये था कि उस हुकूमत को जो है अब आवाज आई है, इससे पहले जो शरारत किया या सब बता दें। नहीं ये बहुत शरीर है फैसल की नहीं। जी ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप फैसल। जो इमरान खान की गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट थी वो सारी की सारी जो है वो फैज साहब करते थे। इमरान खान तो सिर्फ और सिर्फ पीएम हाउस पे बैठ के ऐसे बदारत उज़्मा को एंजॉय करते थे। किसी सियासी जमात को मनाना हो प्यार से या प्यार के किसी और तरीके से, दोनों काम जो है वो फैज़ हमीद साहब करते थे। तो ये तासुर ये था कि वो इमरान खान के जो है वो करीब हैं, और जब वो तहरीक अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि वो उसको इमरान खान साहब को हटाना इसलिए नागुज़ीर है कि इमरान खान साहब जो है वो फैज़ हमीद साहब को जो है वो आर्मी चीफ बना देंगे, और आर्मी चीफ साहब जो है वो जब इमरान खान को जो है दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना देंगे, और सिलसिला जो है चलता रहेगा, एक दूसरे को एक्सटेंशन देता रहेगा, एक दूसरे को जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है बनाता रहेगा। इसलिए इनको जो हटाना जो है वो नागुज़ीर है, जो बुनियादी नुक्ता जो है आया था। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब का भी 3-4 दिन पहले इंटरव्यू आया, उन्होंने बिल्कुल ही एक जो है वो नई बात की कि फैज़ हमीद साहब ने जो है उनको कहा कि इमरान खान अब हमारे लिए भी लाइबिलिटी बन गए, अब इनको हटाना जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। तो इसलिए जो है वो हम इनको हटाने के लिए जो है मियाँ साहब को पैगाम जो है बड़े मियाँ साहब को जो है वो लंदन में आप ये हमारा मैसेज जो है पहुँचाएं। तो इससे लगता है ये है कि फैज़ हमीद साहब जो है, मियाँ साहब उस वक्त जेल में थे, लंदन में नहीं थे वो जब ये मुलाकात हुई, और ना जनरल फैज़ हमीद उस वक्त DGISI थे। मैं कहा मैं थोड़ी सी बात ठीक कर दूं। जी ठीक है। मैं तो उनके बयान वो ISI में भी नहीं थे, इंटरव्यू में कहा था वो बात करें जी। ठीक, मैं आपको सिर्फ उनकी तारीखों के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है बिल्कुल ठीक है जी फैसल। ठीक है। तो जो एक तासुर ये भी मिलता है कि ये फैज़ हमीद साहब है, हो सकता है ये डबल खेल रहे हो, वहाँ वो इमरान खान साहब को अपनी वफादारियों का यकीन दिला रहे हो, यहाँ जो है वो नून लीग वालों को अपनी वफादारियों का पीपल्स पार्टी की भी कोई खबरें थी, पीपल्स पार्टी से भी राब्ते में थे। पीपल्स पार्टी के साथ तो उनकी हमदर्दियाँ इतनी थी जितनी जो है उनकी इमरान खान के साथ थी, और शायद 2-4 कदम जो है वो ज़्यादा ही होंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी थोड़ी सी एक बड़ी
मुतार्रिक किस्म की और सियासी समझबूझ वाली तो चीज़ों को इतना लीक नहीं करती थी, लेकिन उनकी हमदर्दियों का लेवल जो है पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो शायद वो इमरान खान से भी ज़्यादा ही होगा। तो ये जो हो सकता है वो डबल खेल रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हुकूमत इमरान खान की गई तो उसके बाद की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये एक तासुर ये था कि बयानियाँ जो है वो बना रहे होंगे। लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि ये पाकिस्तान की तारीख का एक पहला वाक़या है और एक गैर मामूली वाक़या है जब एक ISI के चीफ को जो गिरफ्तार कर लिया गया हो, साबिक ISI के चीफ को। क्योंकि ISI का जो चीफ है वो कोई पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक हवा होता है। ये ISI का जो चीफ होता है ये कोई एक आम पोस्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। जो ISI के चीफ को जो है वो दुनिया भी जो है ना वो उसके लिए भी जो है ना एक बहुत अहम तरीन जो है ना एक मुअम्मा होता है, खतरनाक किस्म का क्या चीज होता होगा। तो उसका जो गिरफ्तार हो जाना भी जो है वो एक बहुत ही एक गैर मामूली वाक़या है। ठीक है, लेकिन इस वाक़ये के असरात कहाँ तक जाएंगे, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये अभी देखना होगा। जैसे नून लीग को तो पूरा मौका मिल गया, वो अपनी पूरी जो है ना आप देख रहे हैं कि वो स्कोरिंग जो है ना अपना स्कोर सेट कर रही है। अभी जो भी उसने निकालना है वो तो निकाल रही है। सही से ऐसे लोगों के इंटरव्यू भी टीवी पर आ रहे हैं जो मुकम्मल तौर पे किसी जमाने में जो है वो इनके बहुत करीब तरीन समझे जाते थे और अभी वो उनके बारे में जो टीवी पे मैं सुन रहा था वो कह रहे हैं बिल्कुल एक अलग गुफ्तगू जो है वो फरमा रहे हैं। जो तहरीक फैसल वावड़ा की बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। सामने बिल्कुल वो पहले इनके करीब थे, अब उनके करीब तरीन है। जी वो जहाँ करीब थे वहीं हैं। लेकिन दोनों सूरतों में करीब तरीन ही है। सही है। अच्छा जी, एयाज खान साहब ने जो ज़हन में रखिएगा के बारे में बात की वो बिल्कुल सही है। तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल ही जो है ना जो उनके जो मशहूर जिसको हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते हैं वो तो बिल्कुल ही गायब है। उनकी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करना क्या है। लेकिन फैसल वावड़ा की एक बड़ी बात अच्छी थी कि उन्होंने खुद ही वो एक कहते थे कोई खास है। ये वैसे मैं ऐड कर रही हूँ, मैं उनका एक पेपर सुन रही थी इसी इशू पे। अच्छा किया बता कर दी। वो कह रहे थे कि कोई खास है और वो जो पहले इंटरव्यू में कहते थे ना कि बानी पीटीआई के साथ एक खास सांप है, एक दूसरा खास सांप है, पता नहीं कितने सांप कहते थे। तो वो आज वो यही जिक्र कर रहे थे कि ये उन खासों में से एक खास थे। एनीवेज इलियास साहब, आपको क्या लगता है कितना काबिल तहसीन है और सियासी तौर पर क्या असरात मुरतब होंगे? कहानी बढ़ गई है लेकिन इसके सियासी असरात जो मुरतब होंगे उसके बाद देखें। अब ये जो दूसरे अदारे के जो अदारे हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि अगर फ़ौज में एहतसाब का अमल शुरू हो गया तो दूसरों का भी अब शुरू होगा। तो वो जो बंदे समझ रहे थे कि पहले कि उनके किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब कानून के मुताबिक जो है ये एक नया चैप्टर खुल जाएगा। कानून के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई, जो माजी में सियासत मुदाखलत होती रही, आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी हुई, तो ये सारी उस पर एक लंबी कड़ी अब शुरू हो जाएगी। उसमें के बाद खुलेगा जाएगा, इसमें धरना केस हो जाए या दूसरे हुकूमत गिराने के मसाइल या दूसरे तब्दील करने के या जो भी मुदाखलत की जाती रही। अब तो ये सारे जो केसेस हैं, जो सारी बातें हैं, इस मामलात पर ये सबके सामने खुलते जाएंगे। क्योंकि जो कार्रवाई है इसके बारे में बाकायदा एक तहकीकात हुई हैं कुछ अर्सा पहले, जैसे आमिर साहब बता रहे हैं तहकीकात की गई हैं। तहकीकात के मुताबिक फिर है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ही, जो फैसले के मुताबिक ही, उनके हुक्म के मुताबिक ही जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। और ये गिरफ्तारी अमल में जो लाने के बाद अब जो मज़ीद जो कार्रवाई है, अब जो ट्रायल शुरू होगा, अब ये देखेंगे इसको किस तरह ट्रायल को लेके चलते हैं। और इसकी जो सूरत हाल है कि इसमें जो तमाम जो पिछले टेन्योर में जो पिछली गवर्नमेंट जो की गई, जिस गवर्नमेंट को 2018 में कहा गया था कि जिस तरह लाया गया, बनाया गया, जिसके लिए एक बाकायदा कैंपेन एक गवर्नमेंट गिराने के लिए की गई, ये एक सारा चैप्टर, एक नया जो चैप्टर है ये दोबारा खुलेगा। और ये बड़ा एक अच्छी बात है इसके, ये है कि आइंदा कोई इस तरह की मुदाखलत नहीं करेगा, किसी इदारे की जानिब से सियासी मुदाखलत नहीं की जाएगी। जो मुल्क में सिस्टम है, जमहूरियत है, इसको डीरेल नहीं किया जा सकेगा। अगर इसमें कोई फैसले हो जाते हैं तो फिर आइंदा सारे तमाम लोग हैं अपनी हदूद में रहेंगे और उसके मुताबिक चलेंगे। ये नहीं किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक, इसके ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलेगा सिस्टम जो चलेगा, सिस्टम बिल्कुल उसी तरह चलेगा जिस तरह चलना चाहिए। और ये एक अच्छा अमल है। अगर किसी में है, किसी में कोताही है, किसी ने गलत काम किया, करप्शन की, पॉलिटिकल अगर इंजीनियरिंग की है, तो उसके जो फैसले हैं इलेक्शन में अवाम की ख्वाहिशात का जो खून किया जाता है, ये उसके लिए एक अच्छी कड़ी है कि ताकि आइंदा से जो सिस्टम है उसको डीरेल नहीं किया जा सकेगा और बाकायदा जो सिस्टम है जमहूरियत है वो सही तरीके से काम करेगी। आप समझते हैं जी? फैसल क्विकली क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अपने इलियास भाई से एक बात पूछना चाह रहा था। इलियास भाई कह रहे हैं कि आज के फैसले के बाद कोई मुदाखलत नहीं करेगा, तो हम लोग मुतमईन हो जाए ना, सब कोई मुदाखलत नहीं होगी।
आप थोड़ी देर के लिए हो जाए, पहनना भी नहीं मुतमईन होना। वो कह रहे थे थोड़ी देर के लिए हो जाए, चले अभी दुआ नहीं मुदाखले शुरू कर देनी है, बाकी तो छोड़े ब्रेक तक मुतमईन हो जाए, ब्रेक ना, क्योंकि क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। अब हम दूसरा जो बड़ा सवाल करने जा रहे हैं वो बढ़ती महंगाई से मुतालिक है। जानलेवा बिजली के बिल्स आ रहे हैं। हम सवाल ये रख रहे हैं कि हुकूमत के खात्मे की तारीखें सामने आ रही हैं, अब महंगाई पहले खत्म हो गई या हुकूमत? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बदतरीन महंगाई और बिजली के बिल आवाम के लिए जानलेवा साबित होने लगे। बिजली बिलों की वजह से खुदकुशियों में इजाफा देखने में आ रहा है। कसूर में एक वाक़या आया, 10,000 रुपये बिजली का बिल आने पर महंगाई से तंग 38 साला शख्स ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। चिश्तिया में बिजली के बिल पर 2 भाइयों में तनाज़ा हुआ, जिस पर छोटे भाई ने दिलबर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियां खा ली और ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। नाज़रीन, बढ़ती महंगाई, मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुकूमत के खात्मे की तारीखें सियासतदान देने लगे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने पेशगोई कर दी कि हुकूमत का जल्द खात्मा हो रहा है। वज़रा ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू शुरू हो गए हैं और 20 सितंबर से मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत आ सकती है। PTI रवां साल को इलेक्शन का साल कह रही है। उमर अयूब ऑपोजिशन लीडर ये कह रहे हैं कि मजबूत प्राइम मिनिस्टर ही मुल्क को बचा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान और मैदान में हुकूमत का मुकाबला करने का ऐलान करते हुए ये कहा कि शहबाज शरीफ मुल्क को आगे ले जाने में नाकाम हो चुके हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पुरएतमाद हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और तारीखें देने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। आमिर साहब, इसी से तरह सवाल है, अब ये सवाल महंगाई पहले ख़त्म होगी या ये जो हुकूमत की तारीखें दे रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब नाकाम हो गए हैं, ये इलेक्शन का साल है, PTI समझती है, शेख रशीद साहब कहते हैं हुकूमत तो सामान बांध रही है, तो क्या आम आदमी को रिलीफ पहले मिलेगा या फिर ये हुकूमत ही जाने वाली है जो कहा जा रहा है? नहीं, हुकूमत जाएगी या अवाम पहले जाएगी, सवाल तो ये है। बाकी छोड़ दें बातें कि महंगाई से जो तंग हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, जाहिर है मसाइल इतने ज़्यादा हैं। बाकी ये शेख रशीद और इमरान खान का मुकाबला है, क्योंकि उन्होंने भी 2 महीने की तारीख दी थी। उन्होंने कहा ये तो मेरा धंधा ले जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं भी फटाफट आ जाऊँ मैदान में। बाकी ये जो टेक्नोक्रेट के इंटरव्यूज़ की कहानी है, ये हम बचपन से शुरू करते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और ये टेक्नोक्रेट फौजी जनरल भी होते हैं जब मार्शल लॉ लगाते हैं। जो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी वो 3 साल टेक्नोक्रेट थे। टेक्नोक्रेट कब नहीं होते, ये CV लेके 80 और 90 साल की उम्र में भी इशरत हुसैन, वो जो अभी शमशाद बेगम के क्या नाम था, जो शमशाद अख्तर, ये जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी, इनके अपने $मिलियन ऑफ भरे हुए हैं खजानों में, और ये 1 रुपया नहीं किसी को दे सकते। ये जो टेक्नोक्रेट रज़ाक दाऊद की सूरत में हो, वो मंशा साहब की सूरत में हो, वो जहांगीर तरीन की सूरत में हो, कारोबारी लोग हैं ना, सियासत साथ साथ कर रहे होते हैं, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। ये जब तक सारे लोग बैठ के तय नहीं ना करेंगे, ये जो सौदे बेच रहे हैं ना, ये सिर्फ आपस में ज्योतिषियों का मुकाबला है कि मेरा या उसका। पहले भी वो काजी फायज ईसा के आने से पहले तंग थे कि जी ये नून लीग का चीफ जस्टिस आ रहा है, अब वो अपना मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना के उन्हें भी खराब कर रहे हैं। वो होंगे नहीं खराब, ये चाहेंगे जरूर। गवर्नमेंट ने भी इसीलिए लड़ाई ना लड़ते हुए बड़े टेक्निकल तरीके से काबीना से बिल नहीं मंजूर कराया, जो कानून नया बनाया है इंतखाबी एक्ट का, वो प्राइवेट मेंबर बिल के लाए हैं कि जी आपने तौहीन अदालत लगानी है तो पार्लियामेंट पे लगाएंगे, क्योंकि ये किसी काबीना ने नहीं बनाया। ये बड़ा दिलचस्प मैच है, अभी आप देखें इसके बड़े मराइल आ रहे हैं। इसमें वो जो डी में जाके गोल होता है ना, ये पता लगेगा डी का रुख बदलेगा। सही है साहब, चलें ये आपस का इनका मुकाबला, लेकिन हुकूमत का तो काम है ना आम आदमी को रिलीफ देना, तो गवर्नमेंट तो उस तरह से काम करती हुई नजर ही नहीं आ रही। देखिए, ना हुकूमत कहीं जाएगी ना महंगाई कहीं जाएगी, सिर्फ हम जाएंगे, ये तयशुदा बात है इस मुल्क में। मतलब हुकूमत क्या है, शहबाज शरीफ साहब की जगह और आ जाएगा, वो भी तो हुकूमत ही होगी ना, उसको आप क्या हुकूमत नहीं मानेंगी। ये महंगाई अल्लाह के फजल से यहाँ सदा रहने के लिए आई हुई है, और मतलब इसको बढ़ाना भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इसको बढ़ाएंगे नहीं पता कैसे चलेगा। अब आप जो बांग्लादेश के हवाले से चीज़ें आ रही हैं ना, वो जो हसीना वाजिद और उनकी टीम कर रही थी, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ हो रही हैं चीज़ें। वो जो मतलब बाहर अपनी जायदादें, पैसा निकालना, ओहदों पे अपने लोगों को लगाना, ये इससे कहीं ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है और एक मुद्दत से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सिस्टम चल रहा है ना, तो इसका मतलब है ये तयशुदा बात है कि हम ही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। सही जी, फैसल साहब। असल में सिस्टम तो नहीं चल रहा, जो यार साहब कह रहे हैं सिस्टम चल रहा था, लेकिन अब सिस्टम भी जो है ना क्लैप्स हो गया है। एक लिमिट थी ना इस मुल्क को निचोड़ने की भी, जितना लोग निचोड़ सकते थे सबने निचोड़ लिया, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब सबसे जो एक खतरनाक बात हो गई,
अब इसमें जो है ना अशराफिया के लिए भी जो है ना वो कशिश खत्म होती चली जा रही है। अब लोग यानी कि अब कैपेसिटी चार्जेस को देख लें, कल तक इस बारे में लोगों को पता ही नहीं था। तो इस मुल्क में जो ना अशराफिया के लिए क्यों जितना निचोड़ सकते थे वो अब लोगों ने जो है ना वो निचोड़ लिया है। महंगाई कैसे जाएगी? कोई महंगाई खत्म करने के लिए इस हुकूमत ने कोई एक कदम उठाया तो बता दें उठाया। सबसे बड़ा इशू जो है बिजली के बिलों का है। इस बिजली के बिलों के हवाले से कोई पॉलिसी देने की कोशिश की गई हो या हमें कहीं नजर आया हो कि हुकूमत ने जो है वो कहीं कोशिश की है कि अब मसला यही है कि जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है या जिन लोगों के हाथ में हुकूमत आ सकती है, आज नहीं तो कल भी जिनके हाथ में आ सकती है, उनके पास कोई प्लान नहीं है। सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला ये है कि इस मुल्क में किसी भी सियासी जमात के पास कोई थिंक टैंक नहीं है। ये दुनिया का वो बदनसीब मुल्क है जिसके पास कोई ऐसे दिमाग नहीं है जो बैठ के ये सोचे कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। जिस सतह के लोग हुक्मरान बनते हैं, जो उनका मेंटल लेवल है, वो तो सबके सामने रोजाना की बुनियाद पर आता है ना, रोजाना की बुनियाद पर आता है कि इस जहनी सतह के लोग जो है इस मुल्क में जो है वो हुक्मरान बनते हैं। तो बस कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलते रहेगा। ज़ाहिर है ये बात भी वैलिड है कि कोई प्लानिंग उस तरह से देखने में नहीं नजर आती। इतना कुछ हो रहा है जिस पर हुकूमत अवाम को एतमाद में भी लेना मुनासिब नहीं समझती कि ये बिल क्यों ज़्यादा आ रहे हैं, महंगाई में कमी क्यों वाक़ई नहीं हो रही। बहरहाल क्विकली ब्रेक से वापस आएंगे और यही सवाल नवीद साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी नवीद साहब, आपको लगता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तारीखें देने वालों को कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आम आदमी को तो कुछ देना चाहिए ना, जिसका वादा लेकर वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। नवीद साहब दुआ देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें इस गवर्नमेंट से ये PDM 2.0 जो है, इससे क्या अच्छाई की या भलाई की कोई उम्मीद कर सकते हैं हम? अब देखें ना, आपने PTI की गवर्नमेंट को जो इस मुल्क में गाइडेड डेमोक्रेसी को गाइड करने वाले हैं, उन्होंने जब देखा कि 11 से 12% इन्फ्लेशन थी तो ये बातें शुरू हो गई कि जी अब लायबिलिटी बन गई है, अब इसको घर भेजना चाहिए। दूसरी तरफ वो सारे जो कॉम्पिटेंट सो कॉल्ड कॉम्पिटेंट लोग सारी जमातों के इकट्ठे करके PDM की गवर्नमेंट बनाई। पाकिस्तान की तारीख में मईशत के साथ वो खिलवाड़ किसी ने नहीं किया जो इन्होंने 16 माह में किया। अब उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या कोई यहाँ पे जो है वो अवाम को रिलीफ देगी? देखिए उनके आसाब पे एक चीज सवार है, वो है PTI और वो है इमरान खान। आप मुझे ये बता दें, जब से यानी वो PDM की गवर्नमेंट जो पहली गवर्नमेंट थी उसको लेके और अब तक जब से ये गवर्नमेंट वजूद में आई है, इन्होंने कौन सा काम जो है वो अवाम के लिए किया है, आपके लिए और हमारे लिए किया है? कानून साजी जो भी की है वो अपने मफाद के लिए की है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए की है। उन्होंने आपके और हमारे लिए कोई कानून साजी नहीं की। तो उनका ऑब्सेशन है PTI और इमरान खान। वो इस ऑब्सेशन से निकलेंगे तो उसके बाद अवाम के लिए सोचेंगे। लेकिन इनको एक बात ये सोच लेनी चाहिए कि देखें, वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, तंग आएंगे तो अवाम फिर यही उठा के बाहर फेंकेंगे। जी इलियास साहब, इस वक्त तो कोई सूरत हाल नहीं कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या कर सके। इस टाइम तो वो अपनी सियासी जंग, अना की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। और इस बारे में क्या किया है इन्होंने? इनको पता है कि ख़जाने में जो सूरत हाल है, लोन जो है इन पर और मज़ीद चढ़ता जा रहा है। आप देख लें लोन की जो सिचुएशन है, हम पर मुल्क पर जो है वो इस वक्त देख लें सिचुएशन और बुरी होती जा रही है कि गवर्नमेंट चलाने के लिए लोन ले रहे हैं और इस तरह के काम कर रहे हैं। आवाम को तो कोई नहीं रिलीफ दे रहे हैं, आवाम से मज़ीद टैक्स चला के वो अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं चलता। इस तरह तो सूरत हाल जो इन्फ्लेशन है उसके वो फिगर्स जो हैं वो उसको दे देंगे अपने बास्केट में, वो चेंज करके जो भी मर्जी दे दें फिगर कि जी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर ली है। तो सूरत हाल उस वक्त पता चलता है कि जब आपकी मशीन चल रही है, आपके लोगों को रिलीफ मिल रहा है, वो तो कोई ना होने के बराबर है। तो गवर्नमेंट के पास सच कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जो आप समझते हैं गवर्नमेंट पास कोई प्लान नहीं है और हुकूमत को आवाम को किसी खुशफहमी में, किसी उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि हुकूमत हमारे लिए भी सोचेगी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।